नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हरियाणा के स्कूलों में की गई गर्मियों की छुट्टियां। 22 अप्रैल से 31 मई तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी स्कूल। कोरोना का प्रकोप चरम पर। हरियाणा में संक्रमितों की तादाद 50,000 के पार पहुंची। अनिल विज ने दिल्ली पर लगाया ऑक्सीजन चुराने का आरोप। पंजाब में कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र कर रहा भेदभाव। सेहत मंत्री बोले, हरियाणा को वैक्सीन सप्लाई के लिए तैयार हुआ है शेड्यूल, पर पंजाब के लिए नहीं। और चंडीगढ़ में दिखा लॉकडाउन का असर। यूटी की सीमाओं पर पुलिस ने की सख्ती से जांच। आने वाले दिनों में हफ्ता भर लॉकडाउन के कयास हुए थे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते हरियाणा में सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 22 अप्रैल से लेकर 31 मई तक सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। बुधवार को मनोहर सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए स्कूलों का एकेडमिक कैलेंडर बदल दिया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूलों की छुट्टियां 31 मई से आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं, जिसका फैसला 31 मई को होने वाली समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में बच्चे पहले से ही नहीं आ रहे थे। हालांकि स्कूल का स्टाफ दैनिक कार्यों के लिए नियमित स्कूल आ रहा था। शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ दाखिला प्रशासनिक कामों और रिजल्ट तैयार करने में लगे हुए थे। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन छुट्टियों का ऐलान किया गया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। राज्य में अब तक महामारी से 3500 लोगों ने जान गंवा दी है। हाँ, निश्चित तौर से सरकार ने निर्णय लिया और कल से हम जो छुट्टियां हैं, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वो कल से हम करने जा रहे हैं और 31 मई तक वो छुट्टियां रहेंगी। हाँ, नहीं, दोनों बातें हैं। परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है और क्योंकि बच्चों का सिलेबस काफ़ी अधूरा रह जाता है क्योंकि स्कूल बंद रहने की वजह से, तो हमने ये जो सर्दियों की और गर्मियों की छुट्टियां थी उनको क्लब करके अभी उनको देने जा रहे हैं। और अगर आगे स्थिति सामान्य रहती है तो तब ताकि बच्चों का सिलेबस पूरा हो सके, उसमें स्कूल खुले रहेंगे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसे किसी और को दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि फरीदाबाद जा रहे हमारे 2 ऑक्सीजन टैंकरों में से एक को दिल्ली सरकार ने लूट लिया। इसके बाद अब हमने सभी ऑक्सीजन टैंकरों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन टैंकर के साथ पायलट लगाकर अस्पतालों तक पहुंचाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं हरियाणा में अब रेमडेसिविर बिना आधार कार्ड से नहीं मिलेगी। सरकार ने इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ड्रग विभाग के अफसरों को इस बाबत आदेश दे दिए हैं। देखिए, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। इधर पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने आरोप लगाया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पंजाब के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। सेहत मंत्री ने कहा है कि अगर हरियाणा जैसे राज्य के लिए वैक्सीन भेजने का शेड्यूल बन सकता है तो पंजाब, जो कि उन 5 राज्यों में शामिल है जहां पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, तो पंजाब के लिए अलग से शेड्यूल क्यों नहीं बनाया जा रहा। बलबीर सिद्धू ने कहा कि वो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और पंजाब को जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी नहीं दी जा रही। बलबीर सिद्धू ने कहा कि बीते दिन तक पंजाब के पास सिर्फ 1 दिन की वैक्सीन बची थी और आज केंद्र सरकार के द्वारा 2 लाख वैक्सीन और भेजे जाने की संभावना है, लेकिन वो वैक्सीन पहुंची या नहीं इसे लेकर उन्हें अभी जानकारी नहीं है। बलबीर सिद्धू ने कहा कि पंजाब में करीब 3000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई सके, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को हमें वैक्सीन की डोज
भेजनी होगी और केंद्र सरकार को वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। बलबीर सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार के पुलिस महकमे में ज्यादातर लोगों को वैक्सीन भी दी जा चुकी है और इसी वजह से वहां पर पॉजिटिविटी रेट भी घटकर अब सिर्फ 20% रह गया है, जबकि डेथ रेट 0% है। ऐसे में वैक्सीन का असर हो रहा है और पंजाब में कोरोना को रोकने के लिए जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है। बलबीर सिद्धू ने कहा कि पंजाब के पास ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही बेडों और वेंटिलेटर की। पंजाब में जितनी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है उतनी ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी लगातार अलग अलग प्लांटों से हो रहा है और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द पटियाला और अमृतसर में भी ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाएं। कल हमारे पास जो स्टॉक था वो 24 अप्रैल का था, लेकिन आज हमारे पास 2 लाख डोज आने की संभावना थी। उसके बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं आई या नहीं आई, और जेकर वो आई होगी तो हमारा काम चलेगा। जेकर सपोज कर लो उसको थोड़ा डिले होता है तो जो हमारी ड्राइव चल रही है उसमें काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन सिद्धू साहब एक सवाल ये नहीं है, कैप्टन साहब इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं इस पूरी योजना को लेके, वो कह रहे हैं कि 2 लाख तो हमारा एक दिन का टारगेट होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारा वैक्सीन ही नहीं भेज रहा सेंटर। नहीं, बात ऐसे हमारा, मैं तो पहले भी बोला हूँ, शायद आपने जिस दिन हमारी हर्षवर्धन जी से मीटिंग हुई है उस दिन मैंने बोला 15 लाख कम से कम जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए। क्यों, जो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको इसको इतना लेवरेट किया है, एक्सपेंड किया है कि 3 लाख भी हम पर डे लगा सकते हैं। अब तो 3000 तो सेंटर हमने अपने खोल दिए हैं, प्लस उसके बाद कैंप्स लगते हैं, तो 3 लाख लगाना भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा बड़ा काम है। चंडीगढ़ और मोहाली में बुधवार को लॉकडाउन का असर काफी देखा गया। चंडीगढ़ पुलिस ने यूटी की सीमाओं पर सख्ती दिखाई। पंचकुला और मोहाली की तरफ से आने वाले वाहनों को बॉर्डर पर चंडीगढ़ पुलिस की जांच का सामना करना पड़ रहा था। बेवजह घूमने वाले लोगों को चंडीगढ़ में घुसने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि चंडीगढ़ के भीतर मूवमेंट पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं थी, लोग आसानी से आ जा रहे थे, इसलिए चंडीगढ़ में लॉकडाउन जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन इस दौरान दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आईं। चंडीगढ़ के लगभग हर सेक्टर में दुकानें बंद दिखीं। सेक्टर 26 की मंडी भी खुली रही, जहां से सब्जियों और राशन के व्यापारी और ग्राहक पहुंच रहे थे। कोरोना के अनियंत्रित मामलों को देखते हुए ऐसे भी कियास लग रहे हैं कि चंडीगढ़ में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसका फैसला शुक्रवार को अहम बैठक के दौरान लिया जाने वाला है। हालांकि रामनवमी के दिन बुधवार को पंचकुला में कोई लॉकडाउन नहीं था, इसलिए माता मनसा देवी मंदिर में काफी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। नवरात्रों पर माता मनसा देवी मंदिर में माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन कोरोना की इस महामारी के कारण इस बार भारी संख्या में मंदिर परिसर में लोगों के आने की मनाही थी और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही कम संख्या में लोगों को आने दिया जा रहा था। वहीं मंदिर के सीईओ वाईएस गुप्ता ने बताया कि मंदिर में अंतिम नवरात्रों के चलते पूरे एहतियात बरते गए हैं। रामनवमी पर चंडीगढ़ और मोहाली में लॉकडाउन भी लगाया गया है, जिसके कारण भी कम संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। साथ ही मंदिर के पंडित जी से माता मनसा देवी मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा गया तो पंडित जी ने पूरे विस्तार में बताया। साथ ही ये भी बताया कि मनसा देवी इसलिए नाम पड़ा, यहाँ पर सती माँ का सिर का आगे का भाग गिरा, इसके कारण इस मंदिर का नाम मनसा देवी पड़ा। कहते हैं यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से महामाई से कुछ मांगता है, महामाई उसकी झोलियां भर देती हैं। पंडित जी ने एक बात और कही कि ये कोरोना महामारी भी जल्दी दूर होगी। मां के आशीर्वाद से कोरोना का प्रकोप इस दुनिया से दूर होगा। पंचकुला में रामनवमी के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहर के सौंदर्यकरण कार्यों का शुभारंभ किया। इसके तहत पंचकुला में घरों की पीछे की दीवारों पर देश की ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ी आकर्षक कलाकृतियां बनाई जाएंगी। वहीं शहर को और अधिक स्वच्छ और हरा भरा बनाने के उद्देश्य से फुटपाथ के आसपास हरी घास लगाने का काम भी किया जाएगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 8-17 की डिवाइडिंग रोड से इस कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। आने वाले 3 महीने में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर स्पीकर के साथ नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल और अन्य पार्षद भी उपस्थित थे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्होंने विधानसभा और नगर निगम के चुनावों में जनता से पंचकुला को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने का वादा किया था। उसी कड़ी में उन्होंने आज पंचकुला के सौंदर्यकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर लगभग 36,50,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। हमने अपने विधानसभा के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में पंचकुला की जनता से एक वायदा किया था कि हम पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाएंगे। उसी दृष्टि से जब से नगर निगम में पंचकुला की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजा है, हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी के नेतृत्व में सभी पार्षद पंचकुला को हरा भरा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज उसी कड़ी के अंदर यहाँ पंचकुला के अंदर जो बैक वॉल्स हैं, मकानों की पीछे की जो दीवारें हैं जो खाली हैं, कई प्रकार से वहाँ गंदगी का साम्राज्य रहता था, उनको साफ और ठीक करके वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ, पेंटिंग्स
जो हैं वो बनाई जा रही हैं ताकि पंचकूला सुंदर लगे। और इसके लिए लगभग हमने जो ये 45 लाख रुपए का जो टेंडर है वो दिया है, और हाँ 45 लाख का लगाया था, लेकिन लेस होकर के 36.5 लाख रुपए का गया है। इसी प्रकार से जो हमने घास लगाने के 9 टेंडर दिए, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग टेंडर दिया है। घास लगाने का काम तीव्र गति से चले उसके लिए भी हमने 65 लाख रुपए के टेंडर लगाए हैं, और ये काम सारा हमने 3 महीने के अंदर पूरा करना है। तो उस दृष्टि से पंचकूला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमारा प्रयास है, और मैं जनता से अपील करूंगा कि इस प्रयास के अंदर वो पंचकूला का नगर निगम है और पंचकूला के सभी जो हमारे पार्षद हैं उनका सहयोग करें। और मैं एक बात और चाहूँगा कि जो पेंटर्स, जो अच्छे कला बनाने वाले लोग हैं, कलाकृति बनाने वाले लोग हैं, वो आगे आएँ। हम उनको पेंट देंगे और वो अपनी कला से पंचकूला को सुंदर बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आएँ। हम पंचकूला को सुंदर बनाने के लिए सबका सहयोग देंगे। चैत्र नवरात्रों के महानवमी के दिन पूरा देश मां दुर्गा की उपासना कर रहा है। कालका में भी प्राचीन काली माता मंदिर में भक्तों ने अपने शीश नवाए, लेकिन कोरोना का असर यहां भी काफी देखा गया। हर बार की तरह इस बार यहां हजारों की तादाद में भक्त नजर नहीं आए। मंदिर प्रशासन ने कोरोना नियमों को लेकर खास सख्ती बरती हुई थी। मंदिर के द्वार पर ही पुलिसकर्मी तैनात थे जो आने वाले श्रद्धालुओं से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील करते नजर आ रहे थे। वहीं इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये मंदिर द्वापर युग का है। उस वक्त पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ समय बिताया था। तब यहाँ राजा विराट का शासन हुआ करता था। कोरोना के अनियंत्रित मामले पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में जहां आम दिनों में सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ जुटती है, कोरोना के चलते वीरान हो गई है। ऐसे में यहाँ अपनी दुकानें चला रहे व्यापारियों को आर्थिक मंदी का डर सताने लगा है। पिंजौर गार्डन के भीतर बने खाने पीने के स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन तक नसीब नहीं हो पा रहा। ज्यादातर सैलानी कोरोना के यूके स्ट्रेन के डर से घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। खासतौर पर चंडीगढ़ और पंजाब में लॉकडाउन के बाद से पिंजौर में भी लोग एहतियात बरत रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना के चलते 89 दिनों तक पिंजौर गार्डन बंद रहा था। इस बार भी इस मंदी से भारी बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। चंडीगढ़ में वाहनों की स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। हमने वाहन चालकों से इस बारे में राय जानी चाहिए। जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। ये ठीक हुआ है। आप एक्चुअली ट्रैफिक रश भी रहता है, वैसे ठीक है। जो अब चीज़ों को जल्दी होती है, सरकार अब रोकते तो है नहीं स्पीड लिमिट के लिए, रडार लगाई हुई है। अब ये ट्रैफिक चंडीगढ़ पुलिस ने बहुत अच्छा, प्रशासन ने कदम उठाया है। किसी को कभी इमरजेंसी होती है वो स्पीड में चलाता है, पर उसका चालान कट के अपने आप घर पे आ जाता है, जहाँ ऑनलाइन हो जाता है। रोकते नहीं है, पहले रोकते थे, वो टाइम भी वक्त ज़ाया होता था, और किसी को इमरजेंसी है इस करके वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाती थी। सर, आप कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस के इस फैसले का स्वागत करते हैं? हाँ जी। मेरा तो नुकसान ही है। अगर बंदे ने जल्दी जाना हो, रोड खाली हो, फिर भी मैं बंदा चला नहीं सकता। पुलिस वाले चलान कर दिंदे नहीं जाएगी करे आंदा। अजकल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਦਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਥੋੜੀ ਵਧਾਤੀ ਕਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।